आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं चाहती हूँ कि आप सब लाइन का सबसे पहला पर्सन बनो। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबको एक नई कहानी सुनाने के लिए। जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं आप सबको एक नई उम्मीद, एक नई जोश, एक नई आशा की तरफ ले जाना चाहती हूँ। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सबको अपने बच्चों के लिए कौन सी कहानी चाहिए, किस टाइप की कहानी चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपके लिखने से ना मुझे कुछ नया करने को मिलेगा। मैंने एक कोशिश की है छोटी सी, और आपका कमेंट इस कोशिश को कामयाबी में बदल देगा। तो चलिए फिर एक नई कहानी के साथ शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। बहुत खुश थे, दिन भर किसानी किया करते थे। दोपहर को जंगल में लकड़ी काटने चले जाया करते थे। जंगल में लकड़ी काटते, घर आते, अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे थे। उनकी ज़िंदगी में सारी खुशी थी, सब कुछ था। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को जब वो लकड़ी काटने गए तो बूढ़ा आदमी जो था वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी काटने गया और पत्नी नीचे खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी, बहुत तेज चल रही थी। ऐसे 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 पेड़ हिलते हैं ना, उस टाइप का उस टाइम हो रहा था। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि इस पेड़ पर बहुत सारे अंडे हैं एक घोंसले में। अगर हवा ऐसी ही चलती रही तो ये सारे अंडे नीचे गिर के टूट जाएंगे। पत्नी को कहा, तो पत्नी ने कहा कि आप एक काम करो, सारे अंडे उतार लो, क्योंकि अगर टूट जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। हम इन्हें घर ले चलते हैं, घर पे किसी पेड़ पे रख देंगे। उन दोनों ने वैसा ही किया। वो अंडों को लेके बैलगाड़ी पे बैठ गए और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। कुछ ही दूर चलने पे उसमें से एक अंडा नीचे गिरा और उसमें से एक लड़का बाहर आया। कहा कि पिताजी पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे साथ लेके चलिए। तो वो दोनों खुश हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर से एक अंडा गिरा, फिर से एक बच्चा आया, फिर से उसने यही बात कही कि पिताजी पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे अपने साथ लेके चलिए। फिर थोड़ी देर जाने के बाद फिर से एक गिरा, फिर से एक गिरा, फिर से एक गिरा। ऐसे करते 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 घर तक पहुँचते हुए 107 अंडे गिर गए और एक अंडा बच गया। उन बूढ़े दंपति घर आए और सोचा कि इस अंडे को हम कहीं किसी पेड़ पे रख देते हैं। लेकिन तभी वो अंडा भी फूट गया और उसने कहा कि पिताजी, मैं हूँ आपका छोटा बेटा इवान, मुझे भी स्वीकार करें। बुजुर्ग पति पत्नी बहुत खुश हो गए कि इतना हरा भरा परिवार हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी। तभी भी एक दिन राज्य परिवार से घोषणा हुई कि राज्य कर्मचारी के लिए 108 बंदों की ज़रूरत है। तो अगर कोई जाना चाहता है उनके घर काम करने के लिए राज्य परिवार में, तो महाराज को 108 कर्मचारी की ज़रूरत है। बूढ़े दंपति ने अपने बच्चों से कहा कि क्यों ना तुम राज्य परिवार में चले जाते हो काम करने के लिए। बच्चों ने कहा कि माताजी पिताजी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो बूढ़े दंपति ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, हमारा जीवन तो हो गया, तुम्हारी तो भी शुरुआत है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना है ज़िंदगी में, और एक तो बहुत अच्छा मौका है, तुम लोग ज़रूर जाओ, हमारी बात मानो, राज्य परिवार के कर्मचारी में शामिल हो जाओ और वहाँ जाके काम करो। सब बच्चे ने माँ बाप की बात मान ली और वो काम करने चले गए। राजा के महल में पहुंच के सबको अलग अलग काम में बांट दिया गया। किसी को धोबी का काम दिया गया, किसी को महल की सफाई दी गई, किसी को घोड़ों को देखभाल की काम दिया गया, किसी को बागबानी करने का काम दिया गया। ऐसे कर कर के सबको काम में बांट दिया गया। लेकिन इवान बच गया अकेला। तो उसे राजा के पास ले जाया गया कि महाराज, ये एक लड़का बच गया, इसे क्या करूं, इसे कोई काम है या इसे घर भेज दूं। राजा ने कहा कि इवान, तुम कितने बहादुर हो। तो इवान ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब बताई उसने। तो राजा ने उससे कुछ सवाल किए और इवान ने सारे सवाल का जवाब सही दिया। राजा को इवान पर भरोसा हो गया। तो राजा ने कहा कि मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, अगर तुम वो कर दोगे तो मैं तुम्हें अपना खास सलाहकार रख लूँगा। इवान ने कहा कि ठीक है महाराज, आप मुझे काम बताएं, मैं ज़रूर कर दिखाऊंगा। तो राजा ने इवान को कहा कि मेरे बागीचे में
बहुत घास है और हर साल उन घास को काट के गट्ठल बना बना के रखा जाता है ताकि घोड़े हर पूरे साल उस घास को खा सकें। परंतु हर एक ड्यूरेशन पर 10 दिन 15 दिन 1 महीने के ड्यूरेशन पर वो उनमें से घास चोरी हो जाता है। कौन ले जाता है आज तक चोर का पता किसी ने नहीं लगा पाया है। अगर तुम उस चोर का पता लगा दो तो मैं तुम्हें अपना खास सलाहकार बना लूँगा। इवान ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं ऐसा करूँगा। और इवान ने इस चुनौती को स्वीकार कर ली और वो बागीचे में चला गया और रात भर जागता रहा, पहरा देता रहा देता रहा देता रहा। रात निकल गई, कोई नहीं आया। सुबह होते होते झपकी आ गई तो इवान सो गया और फिर क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं चला। सुबह में जब राज कर्मचारी आए तो बोले कि अरे इवान, तुम क्या कर रहे थे? घास के बंडल तो फिर से चोरी हुए। तो इवान ने कहा लेकिन मैं तो पूरी रात जगा था, कोई नहीं आया। तो उन लोगों ने उसे दिखाया। अब इवान क्या करता, चोरी तो हो चुकी थी। इवान को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने कहा इवान, तुमने तो कहा था कि मैं ऐसा कर दिखाऊंगा, पर चोरी तो हुई। इवान ने कहा महाराज, इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अगले बार ज़रूर कोशिश करूंगा, मुझे एक मोहलत दीजिए महाराज। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हें आज की रात फिर से मैं मौका दूंगा। इवान फिर से गया, पूरी रात जगता रहा जगता रहा जगता रहा जगता रहा, बिल्कुल नहीं सोना है ऐसा मोटिवेशन लेके वो खड़ा रहा। लेकिन रात निकल गई, कोई नहीं आया। फिर से सुबह में उसे झपकी आ गई, सो गया। और जब फिर से सुबह सूरज की नई किरण आई, साथ में कर्मचारी लोग भी आए, फिर उसे पकड़ा गया। इवान, चोरी तो फिर से हुई। राजा के दरबार में फिर से पेशी हुई। राजा ने फिर गुस्सा किया। इवान ने इस बार फिर राजा से बहुत मिन्नतें की और कहा कि महाराज, एक मौका मुझे और दीजिए, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। राजा ने कहा ठीक है। इवान गया। अब की बार उसने सोच लिया था कुछ भी हो जाए मुझे नहीं सोना है, और वो रात भर जगा रहा जगा रहा जगा रहा जगा रहा। सुबह में जब सुबह होने वाली थी उससे कुछ ही क्षण पहले उसने देखा कि वातावरण शांत हो गया। चारों तरफ एकदम सुगंधित हवाएं चल रही थी, एकदम आलस का वातावरण था, उसे नींद आ रही थी। उसने बहुत 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 अपने आप को रोक के रखा था कि नहीं सोना है। तभी सुनहरी रोशनी आई, बहुत तेज रोशनी आई। इवान की आंखें चौंधी आ गई, लेकिन स्टिल इवान अड़ा रहा कि मुझे नहीं सोना है, और वो खड़ा रहा। उसने देखा एक सोने की घोड़ी चलती हुई आई और उसने घास के बहुत सारे बंडल उठाए और जाने लगी। इवान झटपट उस घोड़ी को पकड़ लिया, लेकिन घोड़ी इतनी तेज थी कि उसके पकड़ में नहीं आई। घोड़ी के कुछ बाल इवान के हाथ में आ गए और वो घोड़ी चली गई। सुबह हुई, राज सैनिक आए, इवान को राजा के पास ले जाया गया। इवान ने कहा कि महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि ये घास की चोरी कौन करता है। तो राजा ने कहा कि कौन करता है। तो इवान ने कहा कि महाराज, वो एक सोने की घोड़ी है जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही सुगंधित वातावरण लेके आती है। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तो इवान ने बाल दिखाया, उसके हाथ में सोने के बाल थे। वो बाल देख के राजा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि सोने की घोड़ी हो सकती है क्या, किसी को विश्वास नहीं होगा। राजा को भी नहीं हुआ। अब राजा बोला, ये घोड़ी तो मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। इवान ने कहा महाराज, आपने कहा था कि चोर का पता लगाओ, आपने ये नहीं कहा था कि चोर को पकड़ो। तो मैंने चोर को पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया, वो भाग गई। लेकिन अब वो घोड़ी कहाँ से आई थी, कहाँ गई, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। राजा ने कहा मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे ये घोड़ी किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर तुमने नहीं लाके दी तो तुम्हें मैं बहुत बड़ी कड़ी सज़ा सुनाऊंगा। इवान बेचारा क्या करता, बोला कि ठीक है महाराज, मैं हर संभव कोशिश करूंगा। ऐसा कह के वो अपने भाइयों के पास गया। भाइयों को सारी आप बीती बताई। भाई लोगों ने कहानी सुनी तो भाई लोग बोले कि एक काम करो, तुम कोशिश तो करो ढूंढने की, नहीं तो ये महाराज तो बड़े क्रूर हैं, क्या पता कौन सी सज़ा सुना दे। वो राजमहल से निकला और चलते 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 काफ़ी दूर चलने के बाद एक नदी आती थी। वो नदी उस राज्य का बॉर्डर लाइन था। वो नदी क्रॉस करने के बाद जंगल आता था, वहाँ वो राज्य ख़त्म हो जाता था। इवान ने वो नदी क्रॉस की और उस जंगल मिला, और जंगल में थक गया था, थोड़ी देर लेटा लेटा तो उसकी आँख लग गई। आँख लगी और उसे लगा कि उसके ऊपर कोई खड़ा है। होता है ना, जब अगर हम नींद में हो और हमारे ऊपर कोई ऐसे खड़ा हो जाएगा तो पता चलेगा ना। उसे भी लगा कि उसके ऊपर कोई खड़ा है। उसकी आँख खुल गई
और उसने देखा एक भूखा मोटा बड़ा भयानक भेड़िया उसके सामने उसको खा लेने के लिए आतुर है। अब इवान की आंखें चौंधी आ गई और इवान पूरी तरह से सतर्क हो गया। तब तक भेड़िया उस पर झपट पड़ा था। ये कहानी बहुत लंबी है, इस कहानी का आधा भाग हम कल फिर से सुनेंगे, ठीक है ना? इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी कहानी है, कल फिर से आना। चलो, इसी उम्मीद के साथ आज हम आप सबसे फिर से विदा लेते हैं। जय हिंद।